everyone. I hope you all are doing well and having a good time so far. मेरा नाम है दिव्या ओला और इस सेशन में हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे which is relevant to UPSC GS पेपर 2 and GS पेपर 3 एग्जाम. GS पेपर 2 के पोवर्टी हंगर इश्यूज से रिलेटेड ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट रह जाता है. साथ ही में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, इंटरवेंशन है, उसके लिए भी ये टॉपिक रेलेवेंट है. अगर GS3 की बात करें तो जो भी फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शनिंग है, सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, इसके लिए ये टॉपिक अगर हम बात करें तो 2 और 3 दोनों से ही ये रिलेवेंट रह रहा है. सो लेट अस डिस्कस. और ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में अगर हम बात करें तो ये अनाउंस किया है कि इंडिया एक फूड सरप्लस नेशन बन चुका है. इंडिया अब दूसरे मतलब बोल सकते हैं ग्लोबली एक ऐसी पोजीशन पे है जो कि वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं उन्हें फूड सिक्योर या फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर स्टडी करवा रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू बिकम फूड सिक्योर नेशन. और ये कब कहा गया? 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है हाल ही में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट की, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है. सो इन कंक्लूजन वी हैव बिकम अ फूड सरप्लस और फूड सिक्योर नेशन. तो क्या क्या यहाँ पर इंसाइट्स हैं जो हमें प्रधानमंत्री की स्पीच से मिलते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कीजिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू बोल सकते हैं आपके आंसर राइटिंग, मीन्स राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इस तरह के पॉइंट्स वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है. किसका? इंडिया हैज़ बिकम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस. दूध, आपकी दलहन और जितने भी मसाले हैं उनमें भारत सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में. सेकेंड लार्जेस्ट है कपास में, चाय में, शुगर में और फार्म्ड फिश में, साथ ही साथ में फूड ग्रेन और फ्रूट वेजिटेबल्स में, राइट. और 90% देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं लार्ज फार्मर्स, माइक्रो फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स. तो इनमें से जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 90% जो स्मॉल फार्मर्स हैं वही इंडिया की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. सो ये कुछ इंसाइट्स है फ्रॉम हिज स्पीच. नॉट ओनली दिस, भारत ने पूरे विश्व को 1900 नए क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जो क्रॉप्स की हैं उनके बारे में भी यहाँ बताया है. और भारत ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट कर रहा है. क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स का सीधा सा क्या मतलब है? ऐसी फसलें जो कि मल्टीपल जो क्लाइमेट में स्ट्रेस होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है उसके हिसाब से जो स्ट्रेस क्रॉप पे पड़ता है, तो ऐसी फसलें जिनका उन पे कोई प्रभाव ना हो या वो क्लाइमेट या जलवायु के बदलने से खुद भी अडेप्ट हो जाए उन परिस्थितियों में, ऐसी नई क्रॉप्स को यहाँ पर भारत ने इंट्रोड्यूस किया है. साथ ही में हम जानते हैं कि भारत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट हमने लिया है उसकी तरफ भी बढ़ रहा है. और ऐसी ही सिचुएशन और सोल्यूशन भारत अपने आसपास के देशों में भी दे रहा है. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स होती कौन सी है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप जैसे कि जानते होंगे कि आपकी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स में आ जाती हैं आपकी कीना आ गया, आपके मिलेट्स मतलब बाजरा आ गया, जो आ गया, रागी आ गया, सोरघम आ गया, राइट. ये सारी आपकी क्या है? ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है जिनका भारत इंट्रोडक्शन कर रहा है दूसरे देशों के साथ. साथ ही में ग्लोबली दे आर अचीविंग अ गुड प्लेस, वी कैन से. नॉट ओनली दिस, इनके अलावा भी जो कपास होता है, बार्ले है, शुगर बीट है, राइट, ये बहुत ही इंटेंस क्लाइमेट कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं. मान लीजिए कि पानी बहुत खारा है या फिर बहुत ज़्यादा हीट वेव है, हायर सैलिनिटी इज देयर, सॉइल में सैलिनिटी है, तो भी ये जो क्रॉप्स होती हैं ये क्या होती हैं? दे आर अडेप्टिव और ये दे आर क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बेसिकली. तो इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पर प्रमोट की गई हैं. दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये डेटा है जो हमें PIB की वेबसाइट से मिलता है, जिसमें भारत वीट, राइस, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन सभी के प्रोडक्शन में काफ़ी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज में इंक्रीज हुआ है. तो ये एक तरह से भारत का अचीवमेंट है. अगर हम बात करें टॉपिक की कि ये सबसे हमें समझ में आता है कि हाँ, हम एक फूड सिक्योर नेशन हैं, हम एक फूड सरप्लस कंट्री बन चुके हैं. बट असल में फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा होता क्या है?
तो 7th क्लास से ही हम पढ़ते आए हैं कि फूड सिक्योरिटी का सीधा सा मतलब है 3 पिलर्स का कंप्लीट होना। वो 3 पिलर्स कौन से होते हैं? खाने की अवेलेबिलिटी, खाने की एक्सेसिबिलिटी और खाने की अफोर्डेबिलिटी। सबसे पहले अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपके देश में, चाहे आपने वो इंपोर्ट किया हो या प्रोड्यूस किया हो, आपके पास खाना अवेलेबल है अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी। मान लीजिए भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत अच्छी फसल हो रही है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, बट क्या फायदा अगर वो किन्हीं और राज्यों में जा ही नहीं पा रहा या एक्सेसिबल ही नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी होना, हर एक इंसान की पहुंच में खाने का होना, ये भी बहुत जरूरी है। और थर्ड पिलर इज अफोर्डेबिलिटी। खाना अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, पर क्या फायदा अगर कोई इसे परचेज ही ना कर पाए या अफोर्ड ही ना कर पाए। तो तीनों पिलर जब कंप्लीट होते हैं, फुलफिल होते हैं, तब हम फूड सिक्योर नेशन कहलाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो फूड सिक्योरिटी कब इंश्योर होती है? जब फूड अवेलेबल है, जब हर इंसान खाना खरीद सकता है, उसे एक्सेप्ट कर सकता है और किसी के पास कोई बैरियर्स नहीं होते फूड को एक्सेस करने के लिए। भारत ने अचीव कैसे किया है? तो भारत ने अचीव किया है, ये जो बोल सकते हैं जो रोड मैप है, ये शुरू होता है 1960s के ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिसके फाउंडर अगर हम बात करें तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति हमारे भारत में एग्रीकल्चर में जो परिवर्तन लेकर आया, वो कुछ इस तरह से लेकर आया। कुछ इनोवेशंस हुए और उनका जो इफेक्ट या इम्प्लीकेशंस पड़े, उससे हमें ओवरऑल क्या हुआ है? पॉजिटिव इफेक्ट ही हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या इनोवेशंस यूज किए? केमिकली तौर से या रासायनिक तौर से देखें तो हमने अच्छे उर्वरकों का इस्तेमाल किया, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड यूज किए, हाई यील्डिंग वेराइटीज यहाँ पर हमने यूज करी। मैकेनिकल तौर पे देखें तो हमने इरिगेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप्स जो हैं वो पावर्ड यहाँ पर बोल सकते हैं इरिगेशन थे। मैकेनाइजेशन हमने यहाँ पर इम्प्रूव किया, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमने इम्प्रूव किया। साथ ही में कुछ सोशल चेंजेस भी हम लेकर आए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, राइट? जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट था उसे फंडामेंटल राइट से हटाया गया। सो दीज वर सम ऑफ द बोल सकते हैं स्टेप्स दैट वर टेकन अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। और उन्हीं के अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ही रहे, जैसे कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा होने लगा क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, बट ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। साथ ही में अगर हम बात करें तो अच्छे यहाँ पर पावर्ड इरिगेशन, मैकेनाइजेशन को यूज करने से हमारा वाटर सप्लाई कंट्रोल वे में हुआ, हमें कम लेबर की जरूरत पड़ी, राइट? हमारा मार्केट से एक्सेस बढ़ा और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे इनपुट्स फार्मर्स को अवेलेबल हुए, जिससे सोशली भी ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया? रिफॉर्मेशन लेकर आए हमारे सोसाइटी में। सो ग्रीन रेवोल्यूशन से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई और आज हम उस स्टेज पे हैं कि हम एक फूड सरप्लस नेशन हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या संवैधानिक कोई प्रावधान है फूड सिक्योरिटी के लिए, तो ऑफ कोर्स आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में प्रोविजन देता है, और यहाँ पर अगर किसी भी इंसान को डिग्निटी के साथ जीना है तो खाना और बेसिक नीड्स तो यहाँ पर एसेंशियल है ही। साथ ही में 39 क्लॉज ए जो हमारे डीपीएसपी है, उसका 39 क्लॉज ए ये कहता है कि राज्य दैट इज स्टेट जो है उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जहां पर सिटीजन्स को एक सही तरीके से रहने की व्यवस्था मिले, जिसमें बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान तो आती ही हैं। 47 जो है वो भी यही कहता है कि ये स्टेट की, राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो न्यूट्रिशन का लेवल, साथ ही में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, राइट, नीति निर्देशक तत्व जिसे आप कहते हैं, उन्हीं में ये सारी चीजें कही गई है कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज को इस तरह फॉर्मुलेट करना होगा कि वेलफेयर हो सिटीजन्स का ओवरऑल। देन आर्टिकल 32 अगर हम बात करें तो वी नो दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो रेमेडी है, राइट, गारंटीड जो फंडामेंटल राइट है फूड को लेके, तो उसके लिए भी यहाँ पर रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 प्रोवाइड की गई है। तो ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है। क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान के पास खाने का एक्सेस हो और अफोर्डेबल भी हो हर एक इंसान के लिए? तो ऑफ कोर्स जो हाल ही में जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है उसमें आता है जैसे कि बफर स्टॉक, जिसमें जो बेसिक कमोडिटीज है,
राइट, खाना पीना, तेल, ये सारी चीज़ें, आपका शुगर, चीनी, दाल, दलहन, राइस, वीट, ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक कमोडिटीज़, उनका स्टॉक करके रखती है गवर्नमेंट या फिर कोई भी जो गवर्नमेंट ने एजेंसी यहाँ पर डेजिग्नेट कर रखी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फ्रेमवर्क में है, जिसमें हम खाने को, जो फूड ग्रेन्स हैं, राइट, और जो भी एडिबल खाने लायक जो भी आइटम हैं, उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट में पुअर लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और एनएफएसए एक्ट जो 2013 में लागू हुआ, जिसने क्या प्रोवाइड किया, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। किसे प्रोवाइड करी? एलिजिबल बेनिफिशियरीज को। कैसे? कि सब्सिडाइज्ड प्राइस पर ये इंश्योर किया कि जो भी बेनिफिशियरी हैं, जिन्हें भी जरूरत है, उन्हें सब्सिडाइज्ड प्राइस पर क्या मिले, खाना पहुंचे। और ये कैसे हुआ? उसने बेसिकली अपना जो कवरेज है वो बढ़ाया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 75% जो रूरल हाउस होल्ड है वहां तक सब्सिडाइज रेट पर खाना पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेसिकली। 50% अर्बन हाउस होल्ड तक। तो इस तरह के कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स हैं, इससे हम आज फूड सरप्लस या सिक्योर नेशन बन पा रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के क्या विशेष विशेषताएं हैं या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि जो एल्डेस्ट वुमेन है हाउस होल्ड के अंदर, जो 18 साल से ऊपर है, उन्हें हेड ऑफ द हाउस बनाया गया। जब भी राशन कार्ड इश्यू हुए हैं तो हेड ऑफ द हाउस होल्ड किसे डिजिग्नेट किया जाएगा? दी एल्डर वुमेन ऑफ द हाउस। और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, किनके लिए? बच्चों के लिए भी, फॉर 6 months to 14 years, मतलब 6 महीने से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अंडर ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्या दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, जहां पर आंगनबाड़ी सेंटर्स में उन्हें फ्री न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड करी जाती है। तो ये भी एनएफएसए का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना है। नॉट ओनली दिस, सब्सिडाइज्ड प्राइस की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पर एडिक्वेट फूड ग्रेन्स गरीब लोगों तक या बेनिफिशियरीज तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइजेस रखी गई है, जैसे कि 3 रुपए फॉर राइस, 2 रुपए फॉर व्हीट पर किलोग्राम एंड 1 रुपए फॉर कोर्स ग्रेन्स जो आपके मोटे अनाज हैं, राइट। तो इस तरह से हमने सब्सिडाइज्ड रेट रखी है। सब्सिडरी का मतलब सीधा सा है कि कोई भी अगर मार्केट प्राइस है उसका एक पोर्शन, मेजोरिटी जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट पे करती है और बाकी जो सब्सिडाइज्ड रेट है वो बेनिफिशियरी पे करता है। देन पीडीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, पीडीएस का सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम सब्सिडाइज्ड रेट पर खाने के आइटम्स को, एडिबल आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर कोई भी बेनिफिशियरी यहाँ पर रेमेडी लेना चाहता है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है या उसके जो खाने की राइट को लेकर कोई भी वॉयलेशन होता है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल पे जाके अपनी ग्रीवेंस या अपनी जो भी बोल सकते प्रॉब्लम है उसे भी यहाँ पर एड्रेस कर सकता है। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम बात करें रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। तो चैलेंजेस में ऑफकोर्स जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास आज मौजूद है, जो हमारी आज की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उन पे प्रेशर आएगा। क्लाइमेट चेंज के होने से वेरिड जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन में बदलाव आ रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, उससे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन द कंट्री। सॉइल डिग्रेडेशन, ज़्यादा अगर हम प्रेशर डालेंगे सॉइल पे टू डेवलप मोर ग्रेन्स, टू ग्रो मोर क्रॉप्स, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉइल भी खराब होगी और धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगेगी। पानी की कमी आना, क्योंकि एफिशिएंट क्रॉप्स, सभी क्रॉप्स को पानी, फ्रेश वाटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाना किसी न किसी ग्लोबल या फिर नेशनल इश्यू की वजह से, चाहे वो हम कोविड-19 में देखा है हमने या फिर रशिया यूक्रेन वॉर के तहत देखा है। फिर बायोडाइवर्सिटी का धीरे धीरे खत्म होना, फूड वेस्ट होना, ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जिन पे हमें काम करना होगा। कमिंग टू द वे फॉरवर्ड, क्या तरीके हैं, क्या स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना।
सीधा सा मतलब है कि हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएं ताकि लॉन्ग टर्म तक वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो। जैसे कि हम नई टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजीज का यूज़ करना, वाटरशेड मैनेजमेंट को एनहांस करना, राइट, ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना विच इज़ सस्टेनेबल इन नेचर, तो हम ये कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब वही चीज़ हो गई कि चाहे हीट वेव्स हो, चाहे वाटर में सैलिनिटी हो, वाटर स्ट्रेस बढ़े, हमारी क्रॉप्स पे वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस तरह के क्लाइमेट रिस्क से कोप अप कर सके। तो हमें ऐसी ही क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना होगा और R&D में इन्वेस्ट करना होगा हमें, और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें इम्प्रूव करना होगा ताकि खाने के साथ साथ हमारी जो कमिंग फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी पानी या फिर बोल सकते हैं पानी की कमी ना यहाँ पर फेस करनी पड़े। न्यूट्रिशन एजुकेशन स्कूल्स के अंदर या फिर गाँव के अंदर महिलाओं को और जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं हमें न्यूट्रिशन के लिए या फिर सही जो पौष्टिक बोल सकते हैं बैलेंस डाइट हो गया, न्यूट्रिशियस जो भी क्रॉप्स होती हैं उनके बारे में हमें अवेयर करना होगा, उस बारे में हमें यहाँ पर उन लोगों को एजुकेट करना होगा। देन कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाल ही में आपने देखा होगा कि ULI न्यूज़ में रहा है, और ULI UPI जन धन जो आधार योजना है, राइट, कहीं ना कहीं एक नया ट्रिनिटी बन रहा है और जो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिशरीज को उन जैम के तहत, जन धन आधार और मोबाइल के तहत हम आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज को सब्सिडाइज करते हैं, राइट, फर्टिलाइजर्स के तहत लिए हो या फूड के लिए हो, तो उसे हमें स्ट्रीमलाइन करने के लिए काम करना होगा। फार्मर्स को एम्पावर करना जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एक तरह से अब अगर हम बोले तो उन्हें लिटरेट करना कि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करे और कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करे जिससे कम इनपुट्स में हम अच्छा आउटपुट यहाँ पर निकाल पाएँ। तो ये यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं स्टेप्स हैं जो हम आगे आने वाले टाइम में ले सकते हैं टू ऑलवेज बोल सकते हैं हमेशा के लिए हमारे देश को एक फूड सिक्योर देश बनाना। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा मोटिव है, एंड टुगेदर वी कैन create this future for all of us. So thank you so much for watching. Have a nice day ahead.